नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। अब मैंने पहले ही इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं या पहले ही बात कर चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जो विकास है वो कहाँ तक हो चुका है, गंडक नदी तक हो चुका है, सदर नदी तक हो चुका है ना। और इसके अब क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और हमें अच्छे से पता है कि आज भी क्षेत्र विशेष बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और ये इसका जो उपजाऊपन है उत्तर वैदिक काल में भी रहा होगा। और हमने इससे पहले पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जब आर्य यहाँ पर सेटल होना चालू किए, मतलब सबसे अंदर प्रदेश में सेटल होना चालू किए, उसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो प्रभाव है पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा, उत्तर प्रदेश तरफ जब जाने लगे तो वैसे वैसे यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका संपर्क हुआ। इसकी वजह से अब उनका जो व्यवसाय है उसमें बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन आने लगेगा। जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो पशुपालन पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। उनका जो प्रमुख ऑक्यूपेशन या जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूँकि अब इनका विस्तार उपजाऊ क्षेत्र में हो चुका है और यहाँ के स्थानीय लोगों से वो पर्याप्त मात्रा में संपर्क में आ चुके हैं, तो इसकी वजह से उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो सबसे प्रमुख जो आपका अर्थव्यवस्था का जो आधार होगा वो क्या होगा, कृषि होगा। तो आज हम उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके लिंक को दूसरे आपके जानने वाले लोगों को रिकमेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैंने पहले ही बताया कि इस समय की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या बन जाएगा, अब कृषि बन जाएगा, है ना। अब कैसे पता चला कि इनकी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो कृषि बन गया है, तो वो हमें पता चला उस समय जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि अब आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि हो चुका है। शतपथ ब्राह्मण में 4 से 24 बैलों के द्वारा खेतों की जुताई के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में भी फसलों को रोग से बचाने के विषय में कई प्रकार के मंत्र प्राप्त होते हैं। अधिक उत्पादन को प्राप्त करने के लिए भी कई प्रकार के मंत्र प्राप्त होते हैं, किसमें, अथर्ववेद में। तो इस तरह शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या हो चुका था, कृषि हो चुका था। ठीक है। अब इसके अलावा जो अंतररज्जी खेड़ा करके जो जगह है ना, तो इस जगह से हमें जौ, चावल और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं उन्हें अब उनका जो अनाज का जो ज्ञान है, फसल उत्पादन का जो ज्ञान है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि वो सिर्फ जौ उत्पादन के बारे में जानते थे, जिसे उसने क्या कहा था, यौ के नाम से जानते थे। ठीक है, जौ को किस नाम से जानते थे, यौ के नाम से। लेकिन जब अब उत्तर वैदिक काल का जो ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण हो गए या अथर्ववेद हो गए, उनसे हमें जौ, चावल और गेहूं के नाम प्राप्त होते हैं। और साथ ही में इसके जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला है, अंतररज्जी खेड़ा से मिला है। ठीक है। और चावल को क्या बोल रहे हैं, चावल को बोल रहे हैं व्रीहि या व्रीहि बोल रहे हैं। ठीक है, चावल को उन लोग व्रीहि बोल रहे हैं और गेहूं को हम लोग बोल रहे हैं गोधूम। ठीक, गेहूं को बोल रहे हैं गोधूम, जौ को बोल रहे हैं यौ और चावल को क्या बोल रहे हैं, व्रीहि बोल रहे हैं। ठीक, तो ये बात हमें कहाँ से पता चलता है, ये बात हमें अथर्ववेद से पता चलता है, शतपथ ब्राह्मण से ही पता चलता है। साथ में अंतररज्जी खेड़ा में जो खुदाई है हुई तो उसमें हमें जौ, चावल और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं अब उनका जो प्रमुख व्यवसाय वो क्या हो चुका है, कृषि हो चुका है। इसके अलावा जो विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ हैं उससे अनेक शिल्पकारों और शिल्पियों के बारे में हमें ज्ञात होता है। हमने जब राजनीतिक संरचना के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये भी देखा था कि उत्तर वैदिक काल में जो 12 रत्नीन थे उसमें एक स्थान किसका था, जो रथ बनाने वाले का स्थान था, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था उसका। तो ये भी प्रदर्शित करता है कि अब उत्तर वैदिक काल में शिल्पकारों के जो सम्मान है उसमें वृद्धि हो रहा है, उसके डिमांड में वृद्धि हो रहा है ना, क्योंकि अब उत्तर वैदिक काल क्या हो जा रहा है, उत्तर वैदिक कालीन समाज और अर्थव्यवस्था थोड़ा थोड़ा क्या होते जा रहा है, जटिल होते जा रहा है ना। जटिल होने की वजह से इसका विस्तार हो रहा है, तो विस्तार होने की वजह से अब अधिक से अधिक श्रमिकों, शिल्पकारों की मांग भी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है।
अब जो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब लोहे के प्रयोग से परिचित हो चुके हैं। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि वो तांबे के प्रयोग के बारे में जानते थे और तांबे के लिए अयस शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन अब वो लोहे से परिचित हो गए और लोहे के लिए किसका कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कृष्ण अयस। तो कृष्ण अयस जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं अब लोहे के बारे में जान चुके हैं। और लोहे का प्रयोग वो दो तरह से कर रहे हैं, एक तो युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अस्त्रों के निर्माण के लिए भी कर रहे हैं और खेती किसानी के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इस लोहे के कारण क्या होगा, उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और भारत में वो फेज को किस नाम से जानेंगे? उस फेज को हम महाजनपद काल या द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल के लोगों को अब लोहे का ज्ञान हो चुका है, हालांकि लोहे का प्रयोग उतना ज़्यादा अभी प्रचलित नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रिवेल्ड नहीं है ना। इनका जो मुख्य जो धातु जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? अभी भी तांबा है, लेकिन अब ये लोहे के प्रयोग से क्या हो चुके हैं? परिचित हो चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है किसके बारे में? महाजनी प्रथा के बारे में, मतलब उधार में धन लेने और देने के बारे में पता किस ग्रंथ से चल रहा है? शतपथ ब्राह्मण से चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा माप की इकाई के बारे में पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है? निष्क से निष्क, शतमान, पाद, ये सब किसकी इकाई है? माप की इकाई है। इसके अलावा इस काल में जो व्यापार है वो भी क्या हो रही है? व्यापार में वृद्धि हो रही है। अब जल और थल दोनों मार्गों के द्वारा क्या कर रहे हैं? ये व्यापार कर रहे हैं, है ना। और व्यापार के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अब इनके जीवन में पशुपालन का ही महत्व, पशुपालन का महत्व तो खैर ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन अब कृषि के साथ साथ क्या कर रहे हैं? पशुपालन भी कर रहे हैं, है ना। पशुपालन करना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है, कि कृषि के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इनको पशुओं की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इनकी भोजन का भी स्रोत क्या है? पशु से प्राप्त होने वाला मांस और दूध है। तो इन दोनों वजहों से अब इनके जीवन में पशुपालन का भी महत्व है, लेकिन अब इनका जो मुख्य ऑक्यूपेशन या मुख्य व्यवसाय क्या हो चुका है? कृषि हो चुका है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।